लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के इस आखिरी और सबसे खास सेशन में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ का, जो कि लगभग 2 महीने लंबे महाकुंभ के कामयाब आयोजन के बाद पहली दफ़ा यहाँ नई दिल्ली आए हैं। और हम लोगों का हर्ष इस बात से भी है कि पिछली दफ़ा जब योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में किसी कार्यक्रम में आए थे तो वो 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद एजेंडा आज तक के ही कार्यक्रम में आए थे, और उसके बाद से लेके आज तक एक दफ़ा भी उन्होंने दिल्ली में कोई कार्यक्रम नहीं किया है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जोरदार तालियों के साथ महंत आदित्यनाथ जी का स्टेज पे स्वागत करते हैं। सर, स्वागत। इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी श्वेता और गौरव। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मुख्यमंत्री जी, स्वागत है। लखनऊ से निकलकर आप नई दिल्ली आए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से। आप सांसद रहे, महंत रहे, अब आपने इस महाकुंभ का महाआयोजन किया। क्या आपको लगता है कि आपकी नज़र में आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि करीब 66 करोड़ लोग 55 दिन आए महास्नान करने के लिए? देखिए, अवसर जीवन में सबको प्राप्त होता है, लेकिन उस अवसर से कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। मैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के लिए इंडिया टुडे ग्रुप को और आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया है। महाकुंभ का आयोजन पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक 45 दिन का ये महाआयोजन था, और यह मेरे लिए सौभाग्य का अवसर था कि 2019 के कुंभ को भी और 25 के महाकुंभ को भी आयोजित करने की उस टीम का मैं हिस्सा था, और मुझे जनता जनार्दन की सेवा और देश और दुनिया से आने वाले सभी पूज्य संतों और श्रद्धालुओं की सेवा का एक अवसर प्राप्त हुआ था। योगी जी, जब भी हमारी भी जीवन में कोई बड़ा आयोजन ऐसे होता है तो हम सब ये सोचते हैं कि एक बार ख़त्म हो जाए तो हम फला काम करेंगे। मैं महाकुंभ में भी थी, वहाँ भी लोग जो ड्यूटी पर रहे, प्राइवेट सरकारी, सब सोच रहे थे कि एक बार ये 45 दिन निकल जाए तो क्या करेंगे। योगी आदित्यनाथ का पोस्ट कुंभ प्लान क्या था? देखिए, जब व्यक्ति इस प्रकार के महा आयोजन को केवल एक ड्यूटी मान करके निभाता है और उसको एक अपनी मजबूरी मान करके चलता है, तो उसके लिए बोझ बन जाता है। लेकिन जब इस आयोजन का पार्ट बनता है, उसका हिस्सा बनता है और आत्मीयता के साथ उसके साथ जुड़ता है, तो उसके लिए उत्सव बनता है। और हमने उसको एक महाउत्सव के रूप में लिया था। महाउत्सव के रूप में इसलिए क्योंकि महाकुंभ के प्रति देश भर से आयोजन के पहले जो क्वेरी जा रही थी, उसी के बल पे मैं कह रहा था कि 40 से 45 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु वहां आएंगे। लेकिन हमारे जब मित्रों ने उसमें नकारात्मक टिप्पणियां करनी शुरू की तो मैं मानने लग गया था कि अब जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। जो आना नहीं चाहता था वह भी आएगा जरूर, और महाकुंभ में यही हुआ।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया था इस प्रकार के आयोजन के लिए, उस आयोजन को हम लोगों ने उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। 13 दिसंबर 24 को स्वयं प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आए थे। उन्होंने भी इस पूरे आयोजन की व्यवस्था को स्वयं देखा, योजनाओं का लोकार्पण भी किया, अपना मार्गदर्शन भी दिया, और फिर जो कुछ बचा था, हमारे पास 1 महीने का समय इस दौरान बचा था, और फिर हम लोगों ने इस 1 महीने के दौरान उन सभी कार्यों को पूरा किया। लेकिन एक टीम वर्क का परिणाम है कि 66 करोड़ 30 लाख से अधिक संख्या में श्रद्धालु जनों का प्रयागराज में आगमन, और सभी कुछ एक सुरक्षित वातावरण में संपन्न हुआ। एक देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो धारणाएं थी इस प्रकार के आयोजन के बारे में, उन धारणाओं का मुंह बंद करने का सबसे अच्छा अवसर हमारे पास था। एक जो लोग कथित सेकुलरिस्ट हैं, जो अक्सर इस बात का हम पे आरोप लगाते थे कि महाकुंभ में भेदभाव होता है, या भारत की सनातन परंपरा के बारे में, जाति के बारे में, क्षेत्र के बारे में, भाषा के बारे में, या महिला पुरुष में भेद होता है, तो महाकुंभ ने उनके मुंह पर एक लगाम जरूर लगाया है। 66 करोड़ लोग पूरे देश भर से आए थे, और अगर मैं 66 करोड़ देखूं तो दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी रहते हैं। उनमें से हर परिवार का 1 या 2 सदस्य जरूर इस आयोजन का हिस्सा बना था। दूसरा, एक संगम में सभी लोग स्नान कर रहे हैं, अमीर गरीब की खाई समाप्त हो गई, जाति और पंथ की खाई समाप्त हो गई, क्षेत्र और भाषा की पूरी जो धारणाएं थी, जो आरोप थे, ये सब समाप्त हुए। ये उन लोगों के लिए भी था और दुनिया के लोगों के लिए भी था। और कुंभ ने यह संदेश दुनिया को दिया है, एकता का जो संदेश, वह महाकुंभ का संदेश सबके सामने है, और यही सनातन धर्म का वह स्वरूप है जो दुनिया ने देखा। एक दूसरा, एक धार्मिक आयोजन विशुद्ध रूप से कितना अनुशासित हो सकता है, कितना अनुशासित हो सकता है। इन 66 करोड़ 30 लाख लोगों के आने पर प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं घटित हुई, कोई लूटपाट की घटना नहीं घटित होती है, कोई अपहरण की घटना नहीं घटित होती है। वे आते हैं, सुरक्षित वापस जाते हैं। दूसरा, इस दौरान हम लोगों ने प्रयास किया था कि किसी भी श्रद्धालु को आने के लिए 3 से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करना पड़े, लेकिन हमारी अपनी एक सीमा है। हमने 5000 एकड़ का एक ऐसा क्षेत्रफल अलग अलग 6 स्थानों पे तैयार किया था जहां पे पार्किंग की सुविधा हम दें, और 6 लाख बसेज को हम पार्किंग की सुविधा वहां दे सकते थे। लेकिन 6 लाख की बात क्या करूं मैं, मौनी अमावस्या के दिन 78 लाख बसेज और 4 व्हीलर्स प्रयागराज कुंभ का हिस्सा बने थे। और उस दौरान लोगों को 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ा था, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी। हर व्यक्ति प्रफुल्लित था, और आप लोग तो स्वयं पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे, देख रहे थे, लोगों से वाइट ले रहे थे। मुझे लगता है कि और चीज़ सरकार के द्वारा बताई गई बात हो सकता है कि कुछ प्री रिकॉर्डिंग हो, लेकिन आप लोग तो लाइव दिखा रहे थे, वो देसी हो या विदेशी हो।
सबके द्वारा जो विचार व्यक्त किए जा रहे थे वह भी सबके सामने था। तो देश और दुनिया के सामने भारत और उत्तर प्रदेश के बारे में उस धारणा को बदलने के लिए जो लोगों ने जबरन थोपने का प्रयास किया था, उसको बदलने का भी हमारे पास एक अवसर था। लेकिन इसमें तो दो राय नहीं कि वो आयोजन था कि मैं श्वेता हम सब उस समय थे जब मौनी अमावस्या का स्नान हुआ, बसंत पंचमी का स्नान हुआ, हम लोगों ने भी स्नान किया वहाँ पर। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि ये तो मृत्यु कुंभ है या जिन लोगों ने कहा ये तो फालतू है, तो जिस तरह का प्रयास आपने और उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने पूरा मिलकर किया, क्या आहत हुए आप लोग उससे? देखिए, हम लोग इस प्रकार की टिप्पणी सुनने के आदी हैं। उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा तो जनता जनार्दन ने, देशवासियों ने और पूरे दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबियों ने कह दिया कि नहीं, ये मृत्यु नहीं, ये मृत्युंजय महाकुंभ है। उन्होंने उनको जवाब दे दिया। और उनकी उपस्थिति, जो गंगा जल को लेकर के टिप्पणी करते थे, इस आयोजन को लेकर के टिप्पणी करते थे, उनका जवाब जनता जनार्दन की उपस्थिति ने दे दिया है। और मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक उन लोगों के लिए भी स्मरणीय होगा और उनके पास पश्चाताप के अलावा दूसरा चारा नहीं होगा। सर, महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जो रिलीजियस इकोनॉमी है उसमें बहुत वृद्धि आई। आपने एक तरीके से टूरिज्म का एक नया सर्किट ही बना दिया। वैसे भी उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की दर बाकी राज्यों से कम हुआ करती थी और ये बहुत बड़ा एक खतरा था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अयोध्या में, प्रयाग में, काशी में रिलीजियस टूरिज्म हो रहा है, देश भर से लोग निकल के आ रहे हैं, क्या आपके पास कुछ अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कितना हिस्सा और ग्रोथ का कितना हिस्सा रिलीजियस टूरिज्म से आ रहा है इस वक्त? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद भारत की इस ताकत को पहली बार देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने इस बात को समझा। और आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि विरासत को विकास के साथ जोड़ करके अगर हम प्रयास करेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। 2019 में काशी में काशी विश्वनाथ धाम की परियोजना प्रारंभ होती है और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का लोकार्पण भी संपन्न किया था। इसी प्रकार से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम 2020 में प्रारंभ होता है और 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न होता है। इसी तर्ज पर हम लोगों ने विंध्यवासिनी धाम, चित्रकूट धाम, इन सभी के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण की एक योजना और उसको कॉरिडोर के रूप में जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया था। महाकुंभ ने 5 ऐसे स्पिरिचुअल कॉरिडोर यूपी के अंदर दिए। काशी से माँ विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर होते हुए काशी, प्रयागराज से विंध्यवासिनी धाम, काशी का एक, और पूरे 45 दिनों तक माँ विंध्यवासिनी धाम में भी प्रतिदिन 3 से 5 लाख श्रद्धालु और काशी में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 25 लाख श्रद्धालु, सबसे ज़्यादा महाशिवरात्रि के दिन काशी में श्रद्धालुजनों की उपस्थिति थी। ऐसे ही दूसरा जो स्पिरिचुअल कॉरिडोर देखने को मिला वह था प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का। अयोध्या में इस दौरान 13 जनवरी से 28 फरवरी तक, क्योंकि महाकुंभ का समारोह 26 फरवरी शिवरात्रि को हो गया था, लेकिन शिवरात्रि के बाद भी जो बचे हुए लोग थे वे भी, और जो लोग वहाँ से काशी गए, काशी से फिर अयोध्या या गोरखपुर गए, उनकी संख्या तो 28 तक अयोध्या में ये संख्या 5 से लेकर के 15 लाख 20 लाख पर डे हुआ करती थी।
गोरखपुर में भी जनवरी 13-14 जनवरी से लेकर के और 26-27 फरवरी तक प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए वहाँ मौजूद होते थे। चित्रकूट में तीसरा हमारा कॉरिडोर बना था, वह बना है प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली लालापुर चित्रकूट जनपद में पड़ती है। संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर ये उसी चित्रकूट जनपद में है, प्रयागराज के पास है, प्रयागराज से सटे हुए हैं। और चित्रकूट का तीसरा कॉरिडोर ये बना जिसमें इन तीनों स्थलों को मिलाकर के देखेंगे तो पर डे 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ नियमित रूप से स्नान, मंदाकिनी नदी चित्रकूट में वहाँ स्नान करते थे, इन धामों में दर्शन करते थे और चित्रकूट में कामदगिरी की एक बहुत पावन परिक्रमा होती है, उसकी परिक्रमा में भाग लेते थे। चौथा कॉरिडोर जो बना प्रयागराज से, प्रयागराज श्रृंगवेरपुर धाम होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का, इसमें भी पर डे 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच इन 1.5 महीनों के अंदर प्रतिदिन लोगों का आना जाना लगा रहा। और 5वां कॉरिडोर जो बना प्रयागराज से, वह बना था ब्रज क्षेत्र का, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, बलदेव, गोवर्धन, इन तीर्थों के साथ साथ ब्रज के इन 8 तीर्थों के साथ साथ सुख तीर्थ जो भागवत भूमि है, देश की पहली भागवत भूमि है, इन सभी का बना। तो 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर मिले और जिसमें इस पूरे कॉरिडोर में आप आगरा में आइए, इन 1.5-2 महीनों के अंदर मुझे लगता है कि होटल, धर्मशालाओं में तो कोई रूम थे नहीं खाली, लोगों ने होम स्टे बनाए थे। महत्वपूर्ण जो मार्ग थे, हाईवे थे, वहाँ पे लोगों ने अपने घर, अपने गांव में चले गए, गांव होटल को उन्होंने, अपने घर को उन्होंने होम स्टे बना दिया। प्रयागराज में 4 लाख छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया, पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। प्रयागराज में एक ऐसा नाविक परिवार है, बड़ा परिवार है, 130 नाव हैं और 45 दिनों में 30 करोड़ की उन्होंने कमाई की है। 30 करोड़। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण आपको वहां देखने को मिलेंगे। और महाकुंभ ने आस्था, आजीविका का माध्यम हो सकता है, संस्कृति, राष्ट्र की समृद्धि का कारक बन सकती है, यह भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। और कोई संदेह नहीं हो सकता कि जो बात 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी कि भारत की इस पोटेंशियल को, भारत की इस पहचान को, विरासत को विकास के साथ जोड़ करके हम चलेंगे तो देश के लिए सार्थक होगा, तो महाकुंभ ने उसको साबित किया है। पर योगी जी, जिस पैमाने पर आपने सोचा, आप प्रयागराज महाकुंभ के लिए आपने कहा 45 करोड़, तो चलिए 66 करोड़ से ऊपर। अयोध्या नगरी, मुझे याद है पिछले साल जब आप लोग बताते तो बोले 1 लाख लोग एक दिन में दर्शन कर पाएंगे, लगता था 1 लाख लोग कहाँ से कर पाएंगे। अब तो उससे कई गुना, क्या प्रयागराज तो तैयार था, पर अयोध्या, काशी, इन सब शहरों में जो पलट प्रवाह दिखा, यानी जो प्रयागराज जा रहे थे, जो गए उन सब शहरों में, क्या वो सब तैयार थे? क्या आप एक नए पैमाने पर आगे और कुछ करने वाले हैं वहाँ? देखिए, इन दोनों के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम के लिए और अन्य क्षेत्रों के लिए मैंने भी और हमारी पूरी टीम ने पहले दौरे किए थे, हमने होमवर्क किया था, हम लोग जानते थे। देखिए, पूरे देश भर से क्वेरीज आने लग गई थी कुंभ, महाकुंभ के पहले से ही हमारे पास। और हमारी टीम जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में रोड शो के लिए गई थी महाकुंभ के बारे में बताने के लिए। देखिए, पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि महाकुंभ के आयोजन से दक्षिण भारत अछूता रहता था, पूर्वी भारत भी अछूता रहता था। पहली बार दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, कर्नाटक से तब भी आते थे, लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र से कम लोग आ पाते थे। नॉर्थ ईस्ट से उपस्थिति नहीं होती थी। इस बार नॉर्थ ईस्ट से, असम से, मणिपुर से, मेघालय से
हमने अपनी आंखों के सामने देखा मेघालय के लोगों को वहां पे। आपके मिजोरम से भी कुछ लोग वहां से वहां आए थे। खैर, वेस्ट बंगाल से तो पर डे का जो हमारा एवरेज था, वेस्ट बंगाल से 50,000 से लेके 1 लाख श्रद्धालु पर डे वहां पर आता था। और साधन वाहन, अपने साधन वाहन से आते थे। इन सभी रूट्स पर देखिए, आज के दिन पर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोल सकता है। टोल प्लाजा उसके उदाहरण हैं, वहाँ के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे उसके उदाहरण हो सकते हैं कि पूरे देश भर की, हर राज्य की नंबर प्लेट लगी हुई वाहन, बसेज और 4 व्हीलर वहाँ से चलते हुए दिखाई दे रहे थे। हम लोगों ने होल्डिंग एरिया बनाए थे, पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर भी दी थी। और हम लोगों ने पहले ही अलर्ट किया था सभी जगह को, काशी को, माँ विंध्यवासिनी धाम मिर्ज़ापुर को, अयोध्या को, चित्रकूट को। इसके अलावा हाँ, हम लोग ये नहीं मानते थे कि नैमिषारण्य में और मथुरा वृंदावन में इतनी भीड़ हो पाएगी। वहाँ पे भीड़ होती है वैसे भी, लेकिन यहाँ के श्रद्धालु वहाँ भी जाएंगे और देश भर से श्रद्धालु वहाँ भी पहुँचेंगे। ये पहले से हम लोगों की, उससे थोड़ा अलग हट कर के था, लेकिन पहले से तैयारी थी। और हम लोगों को भी, पूरी टीम में हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी कि हमें इस बात को तैयार रखना है। रेलवे ने भी रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त होल्डिंग एरिया बनाए हुए थे, जिसके कारण प्रयागराज की इस भीड़ के वॉल्यूम को देखते हुए भी हम लोगों के पास एक समय मिलता था प्रयागराज को देने के लिए। इन क्षेत्रों में जाने का उतना अवसर नहीं मिलता था, तो वहाँ से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फिर अन्य माध्यमों से ही हमारी बातचीत होती थी, या टीम वहाँ विजिट करती थी। शेष अन्य समय हम लोगों को ने प्रयागराज पे ज़्यादा फोकस किया। इस बार क्या भीड़ इसलिए भी, ये श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि इतना ये कहा गया कि 144 वर्षों बाद ये शुभ समय आ रहा है? क्या हर वर्ष जो माघ मेला है, आपको लगता है कि उसमें भी अब श्रद्धालु जुड़ेंगे? क्या उसके लिए प्रशासन प्रयास करेगा? और जो गलतियां कहीं रह गई हों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे या फिर मौनी अमावस्या के दिन, उससे कुछ सीख है? देखिए, हर आयोजन अपने आप में एक सबक भी होता है, और वह हमें बहुत कुछ सीखने का एक अवसर भी देता है। कुंभ का आयोजन सामान्य रूप से एक धारणा बन गई थी, जैसी सरकारें थीं, जैसे लोगों ने व्यवस्था को चलाया था, उस प्रकार की एक धारणा सी बन गई थी कि कुंभ का मतलब गंदगी, अव्यवस्था, भगदड़। कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, सुविधा पे। और आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। उनकी आस्था का हम सम्मान करेंगे तो ये आस्था बहुत कुछ आशीर्वाद देगी। ये कभी इससे पहले 2019 के पहले ये भाव था ही नहीं। पहली बार जब 2019 के कुंभ के आयोजन का हमारे पास अवसर आया था, तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को कहा कि देखो, कुंभ की इस धारणा को बदलेंगे आप लोग, तभी उसका आयोजन का आप लोग करवा रहे हैं, बीजेपी शासित राज्य करा रहा है, तब जनता के बीच में संदेश अच्छा जाएगा। और इसलिए स्वच्छ कुंभ के आयोजन को आपको हर हाल में करने की तैयारी करनी चाहिए। इसके प्रैक्टिस करो, इसके लिए सफाई कर्मियों की ट्रेनिंग दो, उनको हर प्रकार से इक्विपमेंट उपलब्ध कराओ, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर दो। सिटी डेवलपमेंट प्लान कैसे तैयार हो सकता है 2019 में? प्रयागराज के कुंभ के अवसर पर प्रयागराज सिटी के अंदर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वहाँ पे किया। प्रयागराज के अंदर मुझे याद है 19 में जब हम लोगों ने 18 में, क्योंकि जनवरी 19 में तो कुंभ आ गया था, 2017-18 में जब हम लोगों ने कार्य वहाँ प्रारंभ किया तो बहुत विरोध हो रहा था, क्योंकि अतिक्रमण हट रहे थे, तो विरोध स्वाभाविक था। जिन लोगों ने बढ़ करके बनाए थे वे विरोध कर रहे थे, और जनता विरोध करेगी तो जनप्रतिनिधि भी विरोध करेंगे।
जनप्रतिनिधि भी विरोध में आ गए। उन्होंने कहा साहब अब तो पूरे प्रयागराज को झाड़ देंगे। हमने कहा भी भीड़ होगी तो कहाँ जाएगी, प्रयागराज सिटी तो एकमात्र हमारे पास यहाँ पर एक इस पूरे आयोजन को आगे बढ़ाने का एकमात्र सिटी है ये। हमें अतिक्रमण हटाना पड़ेंगे, यहाँ की सड़कों को चौड़ा करना पड़ेगा। अभी सिंगल लेन डबल लेन से काम नहीं चलने वाला। लोग बोलते थे अरे सब 13 में तो ऐसे ही हुआ था। हमने कभी 13 से पहले क्या होता था वो हटाइए, आज हम 19 में आ गए हैं। और उस समय हम लोगों ने लगभग 150 सड़कों को चौड़ीकरण का काम किया था। कुछ फ्लाईओवर बनाए, फिर कुछ अंडरपास भी बनाए। और उस समय हम लोगों की टीम भी काम कर रही थी, जो टीम इस बात का अध्ययन कर रही थी कि श्रद्धालु क्या चाहते हैं, उनके लिए और क्या कुछ चाहिए। देखिए, जब 19 जनवरी के पहले हम लोग प्रयागराज सिटी को एक सुंदर स्वरूप दे दिए तो सबने एप्रिशिएट किया। मुझे तो एक बार प्रयागराज जाना पड़ा था दिसंबर 18 में। जब भारी विरोध होने लग गया तो मैं गया वहाँ, मैंने प्रेस की। मैंने कहा भी किसी का भी गलत प्रशासन ने तोड़ा है, मैं यहाँ सर्किट हाउस में बैठा हूँ, मेरे पास आ जाएं, हम उनका कंपनसेशन देंगे और कंपनसेशन दुगना देंगे। आप जितना आपको नुकसान हुआ उसका दुगना मैं पैसा दूंगा आपको। 3 लोग मेरे पास आए थे। कंपनसेशन उनका किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख बनता था। हमने कहा भी इनको डबल पैसा दो, कम से कम आने का साहस तो क्या इन्होंने। अन्य कोई नहीं आया, जबकि हमने हजारों मकान हटाए थे, हजारों अतिक्रमण हटाए थे। और इस बार आप आश्चर्य करेंगे, पूरी प्रयागराज सिटी तैयार थी। पूरी प्रयागराज सिटी में हम लोगों ने इस बार 200 सड़कों को 2 लेन से 4 लेन किया, 4 लेन को 6 लेन में बदला, सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, 14 फ्लाईओवर बनाए, 9 अंडरपास बनाए, 9 रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ, 12 कॉरिडोर बनाए गए। अक्षयवट कॉरिडोर बनाया गया, लेटे हुए हनुमान जी का कॉरिडोर बनाया गया, सरस्वती कूप कॉरिडोर बनाया गया, पातालपुरी कॉरिडोर बनाया गया, श्रृंगवेरपुर धाम का कॉरिडोर बनाया गया, महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाया गया। ये सभी नागवासुकी, द्वादश माधव, ये सभी कॉरिडोर बनाने के बाद व्यापक पैमाने पे श्रद्धालुओं की आवश्यकता और उनकी श्रद्धा और उनकी आस्था को सम्मान देते हुए इन कार्यक्रमों को एक भव्य स्वरूप वहाँ दिया गया। और ये मैसेज ऐसा नहीं कि यहीं तक था। देखिए, सोशल मीडिया का समय है और डिजिटल मीडिया में एक एक चीज़ लोग कैद करके फिर उसको खूब फ्लैश करते हैं। परिणाम क्या था कि देश में चला गया कि भाई डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, अच्छा करेगी, एक विश्वास, सुरक्षा मिलेगी। ये 2017 के पहले वाली सरकार नहीं है कि कोई सुरक्षा में सेंध लगा ले, कोई कुछ कर ले। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, बहुत लोग धमकी दे रहे थे, बहुत लोग थ्रेट कर रहे थे, लेकिन 66 करोड़ लोग आकर के सुरक्षित चले जाएं और पूरी श्रद्धा भाव के साथ महाकुंभ का एक बेहतरीन संदेश लेकर के चले जाएं। और मेरा तो ये मानना है कि जो महाकुंभ में स्वयं उसका साक्षी बना है वही महाकुंभ के बारे में बोल पाएगा। जो वहाँ नहीं गया है वह महाकुंभ के बारे में न चर्चा कर सकता है, न उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए। महाराज, महाकुंभ का आयोजन महाकामयाब था, लेकिन 29 जनवरी को बदकिस्मती से वहाँ पर भगदड़ मची और कम से कम 30 लोगों की मौत हुई। विपक्ष ने बहुत ज़ोरों से मुद्दा उठाया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जानबूझकर डेथ टोल को कम बता रही है, कि जितनी लाशें गिनी गई उनसे बहुत कम आपकी सरकार ने बताया कि ऑफिशियल डेथ टोल है। दूसरी बात जो उठाई गई वो ये कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद कई घंटों तक आपकी सरकार डिनाइल में थी, इनकार कर रही थी, दिखा रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि सबको पता था कि काफ़ी डेथ्स हुई हैं। इन दोनों चीज़ों पर आपका क्या? देखिए, घटना मौनी अमावस्या को दुर्भाग्यपूर्ण थी और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के ये घटना 28 और 29 की रात्रि में 1:15 बजे से लेकर के और 1:30 बजे के बीच में घटित होती है। घटना घटित होती है और उस समय
महाकुंभ क्षेत्र का जो महाकुंभ का क्षेत्र था उसमें लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु पूरे क्षेत्र में भरा पड़ा था। प्रातः 4 बजे से अमृत स्नान अखाड़ों का प्रारंभ होना था। इसके अलावा प्रयागराज सिटी के लिए अलग अलग जो रूट थे, इसमें जो भीड़ का आवक था, इन सब का अंदाज़ा लगाने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 8 करोड़ श्रद्धालु आज प्रयागराज कुंभ का साक्षी बनने वाला है। और 2 करोड़ श्रद्धालु ऐसा था जिसको हम लोगों ने, जिन्हें 28 की सायंकाल 5 बजे से जौनपुर में, मिर्ज़ापुर में, भदोई में, प्रतापगढ़ में, रायबरेली में, कौशाम्बी में, फतेहपुर और चित्रकूट महोबा में हम लोगों ने उन्हें रोक दिया था। इन सभी जनपदों में भी हम लोगों ने होर्डिंग एरिया बनाए थे। वहाँ पे श्रद्धालुओं को हम लोगों ने रोका, बाकायदा रोकने के बाद उनको स्पेस की तरफ लेके गए और उनको कहा भी जिनके पास साधन है वे यहाँ पर, जिनके पास नहीं है उनके लिए हम व्यवस्था करवा देते हैं। हमने सभी जिला प्रशासन से भी कहा कि भी आपके पास जितना भी हो सकता आप करिए। हमारे यहाँ जो भी हो सकता था, कई लोगों ने हलवाई बनाए, कहीं पे बेसिक शिक्षा परिषद के जो रसोइया होते हैं इन्हीं को बुलवा करके और इनके लिए भंडारे चलाए गए। अगले 24 घंटे तक हम लोगों ने इन 2 करोड़ श्रद्धालुओं को यहाँ रोका। 8 करोड़ लोग प्रयागराज में या तो उपस्थित थे या प्रयागराज पहुँचने वाले थे। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती थी? पहला, दुर्घटना या कोई घटना घटित हुई है, उस घटना में सभी घायलों को हम सुरक्षित ग्रीन कॉरिडोर बना करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, जिसको कि विदिन 15 मिनट के अंदर उन्हें हॉस्पिटल और फिर मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के साथ ही, और इसमें मैं सचमुच अभिनंदन करूंगा जनता जनार्दन का कि जो लोग वहाँ पे बड़े पैमाने पर थे। अक्सर होता है इस प्रकार की घटना कोई घटित होती तो लोगों में उत्तेजना फैलती है, लोग तोड़फोड़ में विश्वास करने लगते हैं, फिर आगजनी, तोड़फोड़, अव्यवस्था फैलती है। लेकिन कहीं कोई घटना नहीं घटित होती। एक दुर्घटना घटित होती है, उस घटना घटित होने के तत्काल बाद ग्रीन कॉरिडोर के लिए जब पब्लिक से मदद मांगी तो पब्लिक ही सहयोग करने के लिए यूपी पुलिस के साथ में, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ में, उनके साथ सहयोग करने के लिए खड़ी थी और एम्बुलेंस को रास्ता दे करके हम लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाए। लगभग 65 के आसपास गंभीर जो घायल हो गए थे उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें से बाद में 30 लोगों की दुखद मौत होती है और उनको उनके परिजनों को फिर सौंपा गया। उसमें से 29 आइडेंटिफाई हो चुके थे, एक नहीं हो पाए थे, तो बाद में उनका डीएनए करवा करके उसे प्रिजर्व करके और बॉडी का अंतिम संस्कार प्रशासन ने किया। शेष अन्य लोगों को उनके परिजनों को सौंपा गया। घटना पर दुख व्यक्त करने के साथ इस स्केल के बारे में हमें इस 8 करोड़ की जनता को पहले सुरक्षित यहां से बाहर करना था। 8 करोड़ की जनता को जब सायंकाल 5 बजे हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया, क्योंकि उस दिन अमृत स्नान भी था, और मैंने जब सारा रेस्क्यू संपन्न होने के बाद प्रातः 3 बजे स्थानीय प्रशासन को कहा गया कि भाई देखो, सभी अखाड़ों से अनुरोध किया जाए कि अपने स्नान को थोड़ा स्थगित करें, क्योंकि पूरा जो संगम था, अखाड़ा मार्ग था, वो श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे और उनका आना जाना भी लगा था काफ़ी बड़े पैमाने पे। तो मैंने उनको फिर स्वयं भी, सभी अखाड़ों से मेरी बात हुई और मैं धन्यवाद दूंगा सभी अखाड़ों के जो प्रमुख संत थे, उन सब से जिससे भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को माना और स्थगित किया अपने आयोजन को। मैंने कहा भी 12 बजे के बाद मैं आपको बताऊंगा।
और पूरे दिन भर मुहूर्त है। हम लोग प्रयास करें संगम में पहले श्रद्धालुओं को स्नान करने दो, और संगम में श्रद्धालु स्नान कर लेंगे तो आपको दोपहर में 12 बजे से हम लोग स्नान करवाएंगे। आप लोग 12 बजे के बाद अपनी तैयारी करेंगे। और मैं आभारी हूँ सभी अखाड़ों का, पूज्य संतों का, जिन्होंने जो परंपरा से हटकर व्यापक आस्था को सम्मान करते हुए उन लोगों ने स्नान स्थगित किया। जब 12 बजे के बाद मैंने उनको कहा कि आप 2 बजे के बाद स्नान कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी करिए, फिर सभी अखाड़ों की बैठक होती है, मेरी उनसे बातचीत होती है, टेलीफोन से ही बातचीत होती है, और फिर वे लोग सभी अखाड़े 3 बजे से लेकर 5 बजे तक उन्होंने स्नान किया। तब तक ज़्यादातर भीड़ वहाँ से रिसीट कर चुकी थी। हमारा प्रेशर तब रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर था, बाहर के मार्गों पर था। फिर हमने प्रशासन से, लोकल मेलाधिकारी और लोकल पुलिस अधिकारियों से कहा कि भाई जो सुबह घटना घटित हुई है इसको मीडिया में एक बार उसकी पूरी जानकारी यहाँ भी हमें भी दीजिए और मीडिया को भी पहले दीजिए, फिर उसकी जानकारी हमें भी उसके साथ ही उपलब्ध करवाइए। तो ये सभी लोग महाकुंभ के उसमें अखाड़ों का स्नान कराने के बाद फिर ये लोग जब खाली हुए तो मीडिया सेंटर में गए, इन्होंने प्रेस की, अपनी जानकारी, उस दुखद घटना की जानकारी भी दी। तो हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो श्रद्धालु आया है उसको सुरक्षित स्नान करा करके यहाँ से भेजा जाए। दूसरा, इस आयोजन को पैनिक बनाने की बजाय एक घटना जो हो गई है उसकी हम जांच कर रहे हैं। एक कमीशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने लागू वहाँ पे गठित किया था और जिस पे हाई कोर्ट ने कुछ उसका विस्तार दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसके बारे में और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो कुछ उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस थे उसको लागू करते हुए हम लोगों ने इसको विस्तार दिया है और वह अपना कार्य कर रहा है। लेकिन मेरा ये मानना था कि जो पहली आवश्यकता थी कि क्राइसिस मैनेजमेंट का पहला वो होता है कि जो सुरक्षित हैं उनको सेव करना और जो दुर्घटना के शिकार हो गए हैं उनको उचित गंतव्य तक, हॉस्पिटल तक पहुंचाना। प्रशासन ने दोनों जिम्मेदारियों का वहाँ ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया और बाकी कमीशन की रिपोर्ट आने दीजिए। कमीशन की रिपोर्ट में जो भी होगा हम उसके अनुसार फिर उसमें जवाबदेही तय करेंगे। योगी जी, हम महाकुंभ से अब आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ का आयोजन हो गया, मुझे लगता है कि बाकी कुंभ नगरियों के लिए भी आपने एक पैमाना सेट कर दिया है। अब उन्हें अपने आयोजन की ओर उन राज्यों को देखना होगा। मैं कल ब्रज की होली के अनुभव के लिए ब्रजभूमि गई थी, बरसाने गई थी, और मुझे पहले नहीं पता था कि आपका भी प्रोग्राम उसी दिन का बनेगा। अब कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, बरसाने में, आज भी लठमार होली हुई, वहाँ पे जो चर्चा थी ना वो बदल गई आपके जाने के बाद। जो तब तक लोग होली खेल रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहाँ पर कहा अब ब्रज की बारी है। वो बोल रहे थे इसका मतलब क्या है, अब ब्रज की बारी है? देखिए, ब्रज में मैं गया था, मैं लगभग हर वर्ष जाता हूं और ये हमारा सौभाग्य है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को हम लोगों ने इस रूप में आगे बढ़ाया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पूर्व दीपोत्सव के साथ हमने अयोध्या को जोड़ा था। विश्वास बहाली का एक माध्यम था, लोगों को आश्वस्त करने का एक माध्यम था। अच्छा होगा, विश्वास करिए। अयोध्या में हुआ। काशी प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद 2014 के बाद एक नए कायाकल्प के रूप में, नए कलेवर के रूप में काशी आज देखने को मिल रही है। आप याद करिए, अगर काशी पुरानी काशी होती और भीड़ का ये स्केल होता, क्या संभाल पाते लोग? क्या स्थिति होती? अयोध्या में अगर हम लोगों ने वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य नहीं किए होते, क्या अयोध्या इस भीड़ के वॉल्यूम को संभाल पाती? नहीं संभाल पाती। बहुत कठिन होता। और जो जिस भाव के साथ, जिन भावनाओं के साथ देश भर से श्रद्धालु आए थे,
स्टैम्पेड की घटना हर एक जगह होती, लेकिन पहले से तैयारी का परिणाम क्या था कि कितनी भी बड़ी संख्या में लोग आए, कोई समस्या खड़ी नहीं हुई। ब्रज क्षेत्र में भी हम लोगों ने वहां पर रंगोत्सव के साथ उस आयोजन को जोड़ा था, और होली की जब चर्चा होती है तो कृष्ण कन्हैया की और राधा रानी की चर्चा जरूर होती है। आज वहाँ पे लठमार होली थी बरसाना में, और कल लड्डू मार होली थी। तो मुझे आज इस कार्यक्रम का हिस्सा यहाँ बनना था, तो मैंने कहा भी एक दिन पहले ही मैं बरसाना की व्यवस्था भी देख लूँ। यद्यपि वहाँ पे पिछले कई दिनों से होली के आयोजन चल रहे हैं, बसंत पंचमी से ही वहाँ होली के आयोजन शुरू होने लगते हैं एक एक गांव में। ये जो 8 हमने तीर्थ वहाँ बनाए हैं, मथुरा का है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल, बलदेव, इन सब में तो आयोजन होते ही हैं, लेकिन एक एक गांव में ये आयोजन होते हैं, एक एक गांव में आयोजन होते हैं। और आयोजन में ये टीम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह जाती है। तो एक महाकुंभ के बहाने जो हम लोगों ने प्रयागराज सिटी की कायाकल्प की है, तो उस कायाकल्प के साथ था दूसरा ये था कि भाई इंतजार करिए, अब उत्सव मनाने का समय आपका भी आने वाला है, और वह उत्सव रंगोत्सव के साथ साथ हमारी ब्रजभूमि की आएगी, मथुरा की आएगी, वृंदावन की आएगी, और उसको हम उसके साथ जोड़ेंगे, उस आयोजन को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरह से आपने होमवर्क किया था काशी के लिए भी, और जिस तरह से होमवर्क हुआ था प्रयागराज के लिए भी, तो क्या इसी तरह का होमवर्क अब हो चुका है ब्रज के लिए भी? और ब्रज में क्या कोई समय है कि इतने समय में एक नया कॉरिडोर होगा या एक उत्सव इस तरह से होगा, उसकी भी कोई तैयारी है? देखिए, हम लोग तो बहुत पहले से लगे हैं ये आयोजन, वहाँ पे अच्छे कॉरिडोर बने, श्रद्धालुओं की सुविधा हो, अच्छे अच्छे कार्य हों। बहुत सारे मामले वहाँ पे माननीय न्यायालय के अधीन हैं, और सब जुडिस होने के नाते हम लोग उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे मंदिरों में कोई ना कोई रिसीवर बैठा हुआ है। अगर हम आज के दिन पे वहाँ कुछ करना भी चाहेंगे, दिक्कतें होती हैं। हम काशी में या अयोध्या धाम में इतने बड़े पैमाने पे श्रद्धालु जनों को, जो श्वेता जी कह रही थी कि अयोध्या में 1 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में कठिनाई हो रही थी, इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन किया, क्योंकि हमने मंदिर का समय बढ़ाया, दर्शन का समय बढ़ाया। अब आप वृंदावन में जाएंगे, श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का जो समय था पहले मात्र 4 घंटे था। भीड़ आती है, श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी श्रद्धा को देखते हुए मैंने एक दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे कहा, डांटते हुए, मैंने कहा भाई आप लोग इतनी भीड़ होती है, आप उनको दर्शन क्यों नहीं करवाने के लिए वहाँ व्यवस्था कराते हैं? मैंने कहा समय क्या है दर्शन करने का? उन्होंने कहा साहब बहुत समय कम था, 4 घंटे का समय उन्होंने दिया। मैंने भाई 4 घंटे में 1 लाख लोग कैसे दर्शन करेंगे? आप लोग तो स्टैम्पेड को आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब रिसीवर बैठा है, और माननीय न्यायालय के एक सिविल जज वहाँ पे रिसीवर बैठे हुए हैं, वो समय नहीं बढ़ाते। फिर हमने जुडिशरी से बात की, हमने कहा भी कौन सी बात हुई कि आप दर्शन नहीं करने देंगे, मंदिर को बंद कर देंगे? और भी तमाम चीज़ें थी, लोगों की अपनी स्थानीय मान्यताएं भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने समय बढ़वाया, कुछ और लोग आने शुरू किए। लेकिन अयोध्या और काशी में या प्रयागराज में तो आप लोगों ने देखा होगा 24 घंटे स्नान चल रहा था, 24 घंटे स्नान चल रहा था। जो 29 जनवरी को दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जो लोग घायल हुए थे, उन सभी 36 लोगों से मिलने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया था। और हॉस्पिटल में जब मैंने उनसे बात की तो उसमें एक सज्जन गोरखपुर के भी थे, एक बंगाल के भी थे। तो जो बंगाल के थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहन जी आपने स्नान नहीं किया होगा, आप जब ठीक होंगे तो आपको स्नान करा के भेजेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्नान तो कर चुकी थी, लेकिन मैं इस लालच में फंस गई
कि अखाड़ा जब स्नान करेगा तो उनके साथ अमृत स्नान का हिस्सा बनोगे। और उसी में भीड़ का वॉल्यूम जब बैरिकेड तोड़ करके अंदर घुसा तो उसमें हम लोग उसकी चपेट में आ गए। देखिए उसका ये कहना था, राजापुर का एक नौजवान था, राजापुर तुलसीदास जी की पावन जन्मभूमि है, और नौजवान उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भी आप कहाँ के? उसने कहा राजापुर के। मैंने कहा भी राजापुर तो बगल में है, तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? उसने कहा साहब इस लालच में कि जब अमृत स्नान करने के लिए अखाड़े जाएंगे तो उनके साथ हम भी स्नान कर लेंगे, और उसी में मैं स्नान करके लेटा हुआ था, तब तक हम उसकी चपेट में आ गए। देखिए ये चीज़ें हमेशा हमें एक सबक देती हैं, और हमने वृंदावन के लिए भी बरसाना, यानी बरसाना में राधा रानी मंदिर में भी रिसीवर बिठा है। अगर हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चाहे भी तो वह कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कर सकता है। और यह कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि बहुत शीघ्र हम लोग न्यायालय से कोई ना कोई रास्ता एक उसका निकाल लेंगे। लेकिन ये मान के चलिए ये भारत की विरासत की प्रतीक है, और इसी में हमारा विकास भी छुपा हुआ है। विरासत और विकास की जिस एक नई विधा को, एक नया इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया है, वो अवश्य सफल होगा, और हम इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। योगी जी, आप कहते हैं विरासत और विकास, विपक्ष कहता है कि आप लोग इतना इतिहास में जाएंगे तो विकास कैसे करेंगे। लेकिन यही इतिहास की बातें करते करते अबू आज़मी कह देते हैं कि औरंगजेब को गलत समझा गया, और आप एक चेतावनी दे देते हैं कि यूपी में इलाज हो जाता है ऐसे लोगों का। देखिए, अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। देखिए, एक शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति औरंगजेब को किस मायने में आप एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं? कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर दिया था, एक एक बूंद जल के लिए तरसाया था। शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखी है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो जिसने मुझे जीते जी तो मारा ही, कम से कम तुमसे अच्छा तो वह हिंदू है जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तो करता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म के माध्यम से उन्हें जल तर्पण, श्राद्ध आदि के माध्यम से तर्पण भी देता है। यह बात शाहजहां स्वयं लिखता है, तो कोई सभ्य व्यक्ति भी नहीं ये नाम लिखता, ये नाम रखता। और दूसरा, भारत की दृष्टि से, भारत की आस्था की दृष्टि से देखेंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर ज्ञानवापी के नाम पे था, उस ज्ञानवापी के भगवान विश्वनाथ के धाम को इसी औरंगजेब ने तुड़वाया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को इसी ने तुड़वाया था। हजारों मंदिरों को तुड़वाया था। भारत की आस्था के साथ ये व्यक्ति खिलवाड़ किया था। हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था। भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, और उसको कोई आदर्श माने तो यह तो, और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे। काशी विश्वनाथ में फिर मंदिर बने, मथुरा में फिर मंदिर बने, ये आपकी सरकार की कितनी बड़ी प्राथमिकता है? मैं इसलिए देखिए, मंदिर बनाना सरकार की प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन जनता की आस्था का सम्मान करना और समय के अनुरूप उसके लिए उचित माहौल बनाने के लिए अपनी तैयारी रखना। और मेरा ये मानना है कि आज देश विकास के बारे में सोच रहा है।
विकास स्थायी सौहार्द से होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजेगी। एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना होगा, और सम्मान आप तभी दे पाएंगे जब आस्था के इन प्रतीकों को ससम्मान या तो दें, और नहीं तो फिर फैसला भी होगा, समय के अनुरूप फैसला भी आएंगे, और अंततः जीत तो सत्य की ही होनी है और धर्म की ही होनी है। सवाल यह है कि वर्तमान में इन ऐतिहासिक वाक्यों का क्या महत्व है। मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि इस वक्त हमारी जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है उसमें थोड़ी गिरावट आई है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल आया है। उत्तर प्रदेश में, बाकी देश में जॉब्स क्रिएट हो, ये बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट हो, ये बड़ा चैलेंज है। हम प्राथमिकता किसको मानते हैं कि किस स्पीड से हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, या फिर ये जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं, और वाकई में है, कोई भी अगर जाता है काशी तो वहाँ पे आप कह ही नहीं सकते कि ये मस्जिद है, वो तो मंदिर दिखता है, उसको एक बार फिर से मंदिर बनाया जाए, इस पे आप अपना ध्यान देना चाहते हैं, या फिर कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करे, इंडिया में उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आए, उस पर ध्यान देना? देखिए, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगे। मैंने पहले कहा ना, विरासत भी और विकास भी। विरासत इसलिए, भाई देखो, एक बात मान के चलो कि जो लोग भारत के महापुरुषों को, भारत की परंपरा को अपना आदर्श नहीं मानते, तो ये विकास के वैसे भी बैरियर है। और इनकी तुलना एक विचारक ने उन चूहों से की है जो खाद्यान्न भी खाता है और साथ साथ जिस घर का खाद्यान्न खाता है उसी में होल करके उसकी नींव को भी कमज़ोर करता है। तो ये तो अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े बैरियर हैं। आप इनके दिमाग को ख़राब करेंगे तो दंगा करवाएंगे। तो हम विकास से जो कुछ बनाएंगे उस दंगा की आग में एक झटके में उसमें स्वाहा कर देंगे। इसलिए अच्छा है कि इससे पहले इनका उपचार करके ठीक कर दें, तो समय आने के बाद जो विकास बनाएंगे वो स्थायी इमारत उसके माध्यम से बन पाएगी। और उसी स्थायी इमारत को बनाने के लिए इन मुद्दों को, विरासत के इन मुद्दों को आगे बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है जितना आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास का मॉडल क्या हो सकता है, मुझे बताइए ना। महाकुंभ ने तो उसका सबसे बड़ा संदेश दिया कि 7,500 करोड़ लगाइए और 3.5 लाख की इकोनॉमिक ग्रोथ को लीजिए उसके माध्यम से। ये महाकुंभ से बड़ा क्या हो सकता है। आप आर्थिक विकास के इस मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक संभल का भी मॉडल है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम तो सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा है वो हम लेंगे, ये आपने कहा था, लेकिन वहाँ हिंसा भी हो गई और पुलिस की जांच में ये भी निकला कि एक सुनियोजित साजिश भी हुई है, कुछ गोलियां भी निकली हैं। तो आर्थिक विकास का एक मॉडल और एक संभल मॉडल, तो उससे कहीं वो विकास की यात्रा एक रुक तो नहीं जाएगी? और दूसरा, क्या हम केवल मथुरा और काशी तक सीमित रहेंगे, या फिर मथुरा, काशी, संभल, कल्कि अवतार का मंदिर है और भी आगे ये यात्रा जाएगी? देखिए, संभल एक सच्चाई है। संभल में पौराणिक दृश्य आप देखें, भारत के अंदर जो पुराणों की रचना हुई है, ये 5000 वर्ष पहले से लेकर के 3500 वर्ष पहले, आज से 3500 वर्ष से लेकर के और 5000 वर्ष के 1500 वर्षों के कालखंड में हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण 5000 वर्ष पहले वेदव्यास जी ने रचा था, और उसके बाद जो शैली उन्होंने दी उसी पे अन्य पुराणों की रचना होती है। पुराणों की रचना और पुराणों में भी संभल का जिक्र है। आप मुझे बताइए, 3500 साल पहले इस्लाम का अस्तित्व था क्या? एक प्रश्न मैं ही ये पूछता हूँ, था ही नहीं। इस्लाम के मूल्यों और आदर्शों के प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव है, लेकिन 3500 वर्ष पहले थे ही नहीं भाई। लेकिन हमारा पुराण तो इस बात को कहता है, श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वह संभल में होगा, और वहां पे 68 तीर्थ थे, 19 कुएं थे। आप आश्चर्य करेंगे, ये 68 तीर्थ और 19 कुओं को सबको कब्जा करके नष्ट कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया।
किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, कोई बोला नहीं। 1976 में एक बड़ा दंगा हुआ, वहां सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, पूरी फाइल दबा दी गई। 1996 में इसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने उनके मुकदमे वापस ले लिए। और जब माननीय न्यायालय ने ही आदेश दिया कि वहां का ठीक है ईएसआई सर्वे करे। देखिए संभल की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद मुसलमानों के दिन नहीं थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास थी। इन्होंने जबरदस्ती ईएसआई के लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में मार करके वहां से भगा दिया और उस पर काबिज हुए। उसके बाद इन लोगों ने वहां पर अपने कार्यक्रमों को करना प्रारंभ कर दिया। पूरे संभल कस्बे को हिंदू विहीन कर दिया था, मंदिरों को बंद कर दिया था। इस बार शिवरात्रि में आपने देखा होगा वहां के मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम हुआ। अब तो नहीं कोई पत्थरबाजी कर रहा है वहां, अब तो नहीं कोई वहां पे उत्पात कर रहा है। अब वहां कुएं खोदे जा रहे हैं, सब कुएं निकल रहे हैं। पत्थर का भी तो पुलिस स्टेशन बना रहे हैं। हाँ, हमने मस्जिद के जो जहाँ पे संभल का मुख्य तीर्थ था उसी के सामने हमने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी भी हमारी बन चुकी है। और सभी कुओं को, सभी तीर्थों को, यानी 68 तीर्थों में से बहुत सारे तीर्थ निकल चुके हैं, कुछ पे हमारा कार्य चल रहा है अभी। और ये सब सच्चाई आना चाहिए सबके सामने। भाई ये तो सभी चीजें नीचे दबी हुई हैं, अभी भी बची हुई हैं, तो कैसे आप इसको बोल सकते हो गया था? हैं? पुरातात्विक प्रमाण तो वहाँ मौजूद है। चूंकि समय कम है, हम सब अपना सवाल भी छोटा छोटा, क्योंकि हमारा लालच भी बहुत है ना, बहुत सारे सवाल हम पूछना चाहते हैं। इसी में जो संभल की बात कर रहे हैं, विपक्ष बहुत नाराज है इस बात से कि वहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें, अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, हिंदू जो विस्थापित हुए कश्मीर से, उनको वापस भेजना अभी भी चुनौती है, लेकिन जो संभल से आप कह रहे हैं लोग विस्थापित हुए या हिंदू विहीन हो गया वो इलाका, क्या उन्हें फिर लाने का प्रयास होगा? वापस आ चुके हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। बाकी जो कुछ बचेगा तो अभी जब भगवान कल्कि का अवतार होगा सब वहाँ हो चुका होगा, तब तक सब कुछ आ चुके होंगे। योगी जी, आप यहाँ दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए हैं। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बात बेबाकी से हो। कई सारी चीज़ें कैमरे पे होती हैं, कुछ चीज़ें राजनीति में परछाइयों में होती हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे पूछूं कि पूछ भी दूँ और फिर भी कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सवाल ये कि बहुत चर्चा राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली में, लखनऊ में चलती है कि महाराज का दिल्ली से इक्वेशन कभी कभी फुल ठीक नहीं रहता, वहाँ पे कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है। हर आदमी की अपनी टिप्पणी है, वो देखेंगे सवाल और अपना सोचेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे ये जो अटकलों का बाजार गर्म रहता है कि महाराज का दिल्ली से कभी कभी इक्वेशन में कुछ गड़बड़ रहती है, उस सवाल का जवाब आप कैसे देना चाहते हैं? भाई मैं तो एक योगी हूँ,
मेरा एक क्वेश्चन, किसी से खराब क्यों होगा? प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करना मेरा धर्म है और वह हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ करते हैं। देखिए, जब मैंने संन्यास लिया था तब भी लोगों ने ऐसी बात कही थी, तब भी लोग कहते थे, ढेर सारी टिप्पणी करते थे, बहुत सारी बातें करते थे। अगर हम इन अफवाहों के उसमें पड़ें तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। महाकुंभ को लेकर के भी ऐसी अफवाह चलती थी, लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते थे, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हम लोग अपनी राह चलते हैं और हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। जिन मुद्दों और मूल्यों को लेकर के हम लोग आए हैं उसमें पूरी तारतम्यता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के लिए प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश उसको 100% जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करता है। कहीं कोई इस प्रकार की बातें नहीं। अब बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, तो कुछ तो बोलेंगे। नहीं, खासकर चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय ज्यादा चर्चा हुई थी इसकी योगी जी, और उसके बाद जब नतीजे उत्तर प्रदेश के दिखे तो उसमें कमी हुई, तो उसके बाद और ज्यादा आपके विरोधी उस पर बोलने लगे। क्या कारण रहा कि बोलने वालों का मुंह ना मैं बंद कर सकता हूं और ना बंद ही किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती होगी, तो मैं किसी की रोजी रोटी पे क्यों ठोकर मारूं? एक दूसरा है कि राजनीति में बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, टिकट देने के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक पूरे सिस्टम के साथ गुजरना पड़ता है लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे कंपल्सन्स हो सकते हैं कुछ मुद्दों पर, जहां पर लोगों को हो सकता है कि उन चीज़ों से वो करना होगा। सामान्यतः ऐसा कोई भी कारण नहीं है। लीडरशिप के नेतृत्व में पूरा कार्य होता है और प्रधानमंत्री जी, ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के सबसे बड़े यशस्वी नेता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी और देश भी बहुत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। और मुझे लगता है हमारा सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हम लोगों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सर, आपने जिक्र किया चर्चाओं का, क्योंकि चर्चा इतनी होती है इसलिए सवाल पूछना ज़रूरी है। चर्चा तो इस बात की भी खूब होती है कि योगी जी को कभी कभी घुटन महसूस होती है कि जितनी फ्रीडम टू ऑपरेट होनी चाहिए उतनी उनको मिलती नहीं, कि कौन क्या बनेगा कैसे, इस पर नज़र रहती है। आप उत्तर प्रदेश के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर ये सवाल पूछा जाए कि आपको आपकी मैनेजमेंट बोर्ड से एक सीईओ के तौर पे जितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने हिसाब से चलाने की, क्या आपको मिलती है? कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा मुझे। आपको क्या लगता है? मेरी कार्य पद्धति से ऐसे लगता है कि मैं बंद के काम कर रहा हूँ। बड़ी अजीब सी बात आपने प्रश्न कर दिया। देखिए, आप मुझे बताइए कि पूरा मंत्रिपरिषद महाकुंभ में था। पूरा जो हमारा मंत्रिपरिषद अयोध्या जाता है, काशी जाता है। बरसाना नहीं लेके गया था क्योंकि अभी हमारा विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ है। देखिए, जिनके पास, मैंने कहा ना, बोलने के लिए कोई कुछ भी नहीं होता है, तो उनको कुछ तो बोलना है और उनको भी तो कुछ बोलने के लिए मिलना चाहिए ना, क्योंकि प्रश्न आजीविका का है। तो उनकी आजीविका चलती रहे, उनका कारोबार भी चलता रहे। हम लोग अपने मुद्दों और मूल्यों के आधार पर पार्टी के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जो सुशासन का है, सुरक्षा का है, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर, लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, परिणाम अपेक्षा से खराब थे। आपने उसको कैसे पोस्टमार्टम किया, कैसे एनालाइज किया? क्योंकि पूरी देश की नज़र इस पे थी कि 60 के ऊपर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश। देखिए, हम लोग भी ये मानते थे 75 से ऊपर होंगे, लेकिन जो दुष्प्रचार था, जो दुष्प्रचार संविधान के मुद्दे को लेकर के किया गया था, जो दुष्प्रचार
आरक्षण को लेकर के किया गया था, जो दुष्प्रचार इन लोगों ने 1 लाख खटाखट के माध्यम से रहा, तो अभी हाल ही के चुनावों के परिणाम ने, चाहे यूपी के बाई इलेक्शन रहे हों और चाहे वह हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव के परिणाम रहे हों, इस परिणाम ने बता दिया है कि राजनीति में झूठ का सहारा एक बार आप ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते, और जनता की आंखों में धूल एक बार झोंका जा सकता है, बार बार नहीं। और यही हुआ है। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज किया है, एक सिरे से खारिज किया है। यूपी के अंदर देखो ना, 10 उपचुनाव हुए थे, कुंदर की 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त की। बीजेपी प्रत्याशी ने वहां पे 1,45,000 वोट से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है। अभी मिल्कीपुर अयोध्या 62,000 से बीजेपी का प्रत्याशी वहां जीतता है। समाजवादी पार्टी कुछ भी बोले, आप मुझे बताओ समाजवादी पार्टी के सांसद के बूथ पर बीजेपी कैसे जीती है? वो अपना बूथ नहीं संभाल पा रहा है और ठेका सब जगह का ले रहा है। तो दुष्प्रचार बहुत दिन तक नहीं चल सकता है, और जनता जनार्दन इनको देख चुकी है, और मुझे लगता है आने वाले समय में इनके लिए और भी संकट खड़ा होगा। योगी जी, आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बोलते हैं यूपी में आने के लिए, वाइब्रेंट यूपी का कार्यक्रम होता है, सब होता है, पर हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब एक नारा देते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, उसका एक दूसरा पार्ट भी है, एक हैं तो नेक हैं, लेकिन सिर्फ उसका पहला हिस्सा इस्तेमाल होता है। और आपके बारे में ये कहा जाता है कि बंटवारे की राजनीति करते हैं, वो तो विभाजनकारी बातें करते हैं। एक तो आपके पहनावे को लेकर ये आक्षेप, दूसरा ये, क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को मैं कहूँ कि विश्व में, क्योंकि लोग चाहे आप इसे स्वीकारें न स्वीकारें, लोग एक वारिस के तौर पर आपको देखते हैं बीजेपी की राजनीति के भविष्य के। तालियां बज गई, उससे काफ़ी आप स्पष्ट समझ सकते हैं, आप खुद सुनते होंगे वो नारे। क्या आपको विदेश में जो कुछ चल रहा है उसके प्रति आपकी अपनी राय, एक जो आप में एक वैश्विक नेता देख रहा है, आप स्वयं में देख पाते हैं, आप उसके बारे में धारणा रखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ने इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी पॉलिसीज बनाई हैं। हमने 33 अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज बना करके और निवेश को हम आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जो सो कॉल्ड सेकुलर थे, सन 2000 से लेकर के और 2017 तक यूपी के अंदर कुल एफडीआई जो आई थी, वो आई थी मात्र 3,000 करोड़ रुपए की, और 2017 से लेकर के अब तक जो एफडीआई आई है वो आई है 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की। आप मुझे बताइए, 17 साल में जितना आया था उससे 10 गुना हम 7 साल में लेकर के आ गए। और एफडीआई की आज देखिए, मैं स्वयं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में था, मैंने वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के एक इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का मैंने स्वयं आज शिलान्यास किया है। MAQ जो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक अभिन्न सहयोगी है, उसके एक EI सेंटर का मैंने वहाँ पर आज लोकार्पण किया है। लाखों इंजीनियर जहाँ काम करेंगे। आज ही मैंने सैफी के एक डाटा सेंटर का, जो EI बेस्ड नॉर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर है, उसका मैंने वहाँ लोकार्पण किया है। अब मुझे बताइए, ये सब तो FDI ही है, ये सब FDI है। देखो, हमारा घर मजबूत होगा तो दुनिया आपको सलाम करने के लिए आएगी, सैल्यूट करने के लिए आएगी। आप कमज़ोर होंगे, कोई दुत्कारने के लिए भी नहीं आने वाला है। ये मान करके चलिए कि हमें भारत को मजबूत करना है, और भारत के डेवलपमेंट के लिए और विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उत्तर प्रदेश उसमें ग्रोथ इंजन का काम कर सके, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है
कि अब तक का जो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है और जो कार्य हम लोगों ने आगे बढ़ाए हैं उसके अच्छे परिणाम आए हैं। आप देख सकते हैं 1950 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी थी और कुल 12,75,000 करोड़ की थी, और 17 से लेकर के अब तक यानी 31 मार्च तक यूपी की जो जीएसडीपी होगी वह 27 लाख करोड़ की होगी, यानी दोगुने से अधिक। पर कैपिटा इनकम को हम दोगुना करने में सफल हुए हैं। तो इस सरकार की स्पीड और स्केल को स्पीड में बदलने का ही परिणाम है, और सरकार के द्वारा ईमानदारी पूर्वक किए गए प्रयासों का परिणाम है। और आगे ये परिणाम आर्थिक विकास की दृष्टि से भी और विरासत और विकास के समन्वय की दृष्टि से भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो 2027 की अगर बात करें तो 2027 के चुनावों में क्या बटेंगे तो कटेंगे एक है तो सेफ है संभल, या फिर आपकी रणनीति कुछ और होगी 2027 में, मतलब बुलडोजर बाबा की छवि? 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है, और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और यही रिजल्ट भी आने वाला है। महाराज, श्वेता ने कहा कि कई लोग आपको बीजेपी में राजनीति के वारिस के तौर पे देखते हैं। खूब तालियां भी बजी यहाँ पे उन लोगों में जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पे अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? और तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज़्यादा हूँ। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप गोरक्ष धाम के पीठाधीश्वर भी हैं और आप मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों में कभी कोई विरोधाभास कभी लगता है कामकाज में या बातचीत में? देखिए, ये जो हम लोगों ने अपने परंपरा और पर्वों के साथ विसंगति दी है, यही भारत के सनातन प्रतीकों के साथ भी हम लोगों ने दे दी है। जैसे मैंने बताया ना, कुंभ को हम लोगों ने भगदड़, गंदगी और अव्यवस्था का पर्याय बना दिया था। ऐसे ही हमने सन्यास को भी एक इस बात का प्रतीक बना दिया कि सन्यास का मतलब व्यक्ति एकांत में जाकर के आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। मुझे लगता है कि यह धर्म का पथ नहीं है। धर्म वास्तव में हमें दो बातों की प्रेरणा देता है। एक अभ्युदय की, इस जीवन में अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का, भौतिक विकास के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, जिससे हम लोक कल्याण के कार्यक्रमों को, वेलफेयर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें, जीव मात्र के कल्याण का मार्ग आगे बढ़ा सकें। और दूसरा पक्ष इसका है कि जब इस कार्य को हम करेंगे तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, निःश्रेयस्य की प्राप्ति होगी। यानी यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य सिद्धि सधर्म, धर्म यानी इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष और इस जन्म के बाद निःश्रेयस्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कहाँ से प्राप्त होगा? आप जब सांसारिक उत्कर्ष, सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बना दिया नहीं साहब। आप याद करिए, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने के बाद 36 वर्ष का समय उन्होंने लोक कल्याण के लिए समर्पित किए थे। जगह जगह जाकर के लोगों को सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया था। ऐसे ही हर उस सन्यास का होगा, चाहे वह आदि शंकराचार्य का आप देखें,
देश के अंदर 4 पीठों की स्थापना, आप कहेंगे अरे केरल से आकर के सन्यासी 4 जगहों पर क्यों कर रहा है, तो सांप्रदायिकता फैला रहा है। दुर्भाग्य से उस समय संप्रदाय, ये सांप्रदायिक शब्द नहीं था, और उन्होंने उस समय देश के 4 कोनों में, राजे रजवाड़े अलग अलग थे, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग रही होंगी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत एक था। 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना कर दी। उस समय भी जा करके लोगों को जागरूक करके, राजे रजवाड़ों को प्रेरित करके, आप सोचिए ना कि ज्योतिषपीठ की स्थापना, इतने ऊंचे स्थान पहुंच जा करके आज भी लोग चलने में डरते हैं उन मार्गों पे जाने में, और उस समय उन्होंने पैदल चल करके वहां पे उस कार्य को स्थापित किया था। आप जाइए ना पुरी में, आप जाइए ना द्वारिकापुरी में, आप जाइए ना दक्षिण में, तो 4 पीठों की स्थापना हो, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना, इसके पीछे का यही ध्येय है। और अगर इन लोगों ने कभी भारत की विरासत की इन प्रतीकों को समझने का प्रयास किया होता, तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कचड़ा कभी नहीं घुसता, जो ये लोग हिंदुओं को बार बार सांप्रदायिक कह करके भारत की परंपरा को लांछित और अपमानित करने का प्रयास करते हैं, कभी नहीं आता। तो इसलिए भारत की विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं देखता हूँ अब तो बहुत सारे वामपंथी भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उनको भी गर्व से कहना चाहिए, बहुत गौरव के साथ कहें, अच्छा रहेगा। और भारत के हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, हिंदू कोई जाति का नाम नहीं है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है, हर व्यक्ति को इस पे बोलना चाहिए। योगी जी, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ग्रेटर नोएडा, नोएडा के जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको मालूम है कि कोई मुख्यमंत्री नोएडा जाना ही नहीं चाहता था, उनको लगता था कि जिंक्स है, जो जाएगा वो हार जाएगा। आप लगातार आते हैं और वहाँ पे इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट स्टोरी प्ले आउट कर रही है, लगातार ज़मीन का दाम बढ़ रहा है, लोगों को बहुत उम्मीद है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि एक तो जेवर एयरपोर्ट क्या आपको लगता है कि वक्त पे वहाँ से उड़ान भरेगा, और दूसरा उस पूरे जोन में जो आपका एक विजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि इंडस्ट्री लगे, अलग अलग लोग ज़मीन ही लेके बैठे हैं, या आपको लगता है कि वाकई में उद्योग भी लगेगा? देखिए, जेवर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। हमने जेवर एयरपोर्ट के लिए 12,000 एकड़ लैंड उपलब्ध करवाई है। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2,000 एकड़ में है, आप स्केल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लॉजिस्टिक का सबसे बड़े हब के रूप में वह क्षेत्र डेवलप हो रहा है। नॉर्थ इंडिया की पहली फिल्म सिटी अवार्ड हो चुकी है, बहुत जल्दी हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जेवर में ट्रायल लैंडिंग हमारी प्रारंभ हो चुकी है, और जैसे ही हमें DGCA क्लियरेंस देगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने वहाँ के लिए ओके करेगा, वहाँ पे एयरपोर्ट हमारा आगे कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मेडिकल डिवाइस पार्क वहाँ बन रहा है, AI सिटी वहाँ बन रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ साथ फिनटेक सिटी भी वहाँ एक बन रही है, अपैरल पार्क बन रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं, और सभी ज़मीनी धरातल पर बन रही हैं। और ये मान के देखना कि यह NCR का एक सबसे बड़े उसके रूप में आगे बढ़ेगा। हम लोग वहीं रहते हैं, हाँ। तो आप इसको अच्छे से बना दें, सबका फ़ायदा होगा। नहीं, आप लोग पहले देखिए, आप लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परिवर्तन तो महसूस किया होगा, और आने वाले समय में और भी महसूस करेंगे। महाराज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके डेटा सेंटर तक, धर्म से लेके मंदिर मस्जिद विवाद तक, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। आप यहाँ पे आए। महाराज, दिल्ली बहुत कम आते हैं, और दिल्ली में आके पब्लिक कार्यक्रम तो बहुत ही कम करते हैं, तो हम लोगों को वाकई में सौभाग्य लगता है कि आप आए, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए। एक दफ़ा योगी जी ने या उनकी टीम में किसी ने ये नहीं कहा कि ये पूछो, वो मत पूछो, ऐसा करना, वैसा मत करना, तो जो सवाल पूछने थे वो सारे आपसे पूछे गए। आप यहाँ जुड़े हमारे साथ, इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई, आखिर गाला सेशन आपके साथ हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव अ वेरी वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज एज वी थैंक
the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, please raise a warm applause as I call upon our chairman and editor-in-chief, the ek India second. Today Group, Arun Puri, to come up on stage and present a small token of our appreciation to the Chief Minister of Uttar Pradesh. Mr. Puri.